आप देख रहे हैं क्वेश्चन। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कि गुवाहाटी के नैरांगी इलाके की है। एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और धमाके के साथ ही पूरे रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और इसके बाद एक व्यक्ति जिंदा जल गया, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे ने पूरे इलाके को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। आग को बुझाने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। वहीं गुवाहाटी प्रशासन ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुवाहाटी के एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जो हालात हुए हैं उसकी ये तस्वीर है। इस आग को बुझाने में कम से कम 2 घंटे या उससे भी ज्यादा का वक्त लग गया। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, राम का नाम न लिया जाए, क्या यह संभव है? भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में इसे एक अहम मुद्दा बनाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू हो उसके ठीक पहले से राम की धुन अलापने लगे थे। लेकिन अब जबकि छठे चरण का मतदान बाकी है और अयोध्या का मतदान होना है, उससे पहले राम मंदिर की ताल ठोकना यह प्रस्तुत करता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मंदिर राजनीति को पूरे तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए कैसे पार्टी राम मंदिर बनवाना चाहती है, लेकिन वो पक्ष जो राम मंदिर बनवाने की कोशिश करना चाहते हैं वो पार्टी को कैसे और क्या कह रहे हैं। चुनावी सरगर्मी में राम नाम की धुन, विकास के दावे, राम राग का सहारा। 5वें चरण में अयोध्या की वोटिंग तो हो गई, लेकिन राम मंदिर पर सियासत परवान पर है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं के नजरिए से तो यही लगता है। विकास का भी मुद्दा है, राम मंदिर का भी मुद्दा है, और उसको कैसे राम मंदिर बनाना है जब जीत जाएंगे तो सब बैठ करके तय करेंगे किस रूप में उसको बनाना है। विरोधी इल्जाम लगाते रहे हैं कि चुनाव के दरमियान अक्सर बीजेपी को राम याद आते हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती जवाब दे रही हैं कि राम मंदिर आंदोलन संपूर्ण हो चुका है, लेकिन राम मंदिर कब बनेगा इसको लेकर उनके अपने तर्क हैं। मैं बिल्कुल मारने के लिए तैयार थी, मैं जान देने के लिए तैयार थी, और ये तय हो गया कि माननीय जजेस ने कह दिया कि बीच का जो टॉम है वो रामलला का है, और यही मैं चाहती थी। यही सारे आंदोलनकारी कह रहे थे कि वो राम जन्मभूमि आंदोलन पूरा हो गया है। नहीं, संपूर्ण हो गया, पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं, संपूर्ण हो गया। चुनाव में अयोध्या का अध्याय खुला। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि अयोध्या का एजेंडा क्या है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ज्ञानदास की माने तो असल मुद्दा राम मंदिर नहीं, अयोध्या का विकास है। यहाँ ये चुनाव होता तभी राम मंदिर बनने लगता है। ये तो आपको पता है, 25 साल से हम लोग परेशान हो चुके हैं। तो अभी हम लोग पूरे प्रदेश सहित पूरे अयोध्या का जो विकास हो रहा है उस मुद्दे पर आए हैं। अगला आने वाला कौन विकास करेगा कौन नहीं करेगा उसके लिए आए। राम मंदिर को लेकर देश की निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, सियासी दांवपेच में राम राग जपने की रवायत रही है और इस बार भी यही हो रहा है। चुनाव अयोध्या में हो और राम की बात न हो तो ये बात कुछ बेमानी सी लगती है, और शायद इसीलिए विनय कटियार ने कहा कि अगर यूपी में सरकार बनेगी तो राम मंदिर भी बनेगा। फैजाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन। तो आप समझ ही गए होंगे, जब अयोध्या में मतदान का दिन हो और राम मंदिर के निर्माण की बात न हो तो आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। अब जरा सोचिए, 2014 के जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा के, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था वो हम आपको दिखाएंगे। अभी जो 2017 के चुनाव है उसमें यह लिखा गया है कि संविधान तो 2017 के इस मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी कोशिशें की जाएंगी, और ठीक इसी लाइन का इस्तेमाल 2014 में भी किया गया था, जब यह लिखा गया था कि उस वक्त भी यानी कि 2014 में भी संविधान के दायरे में रहकर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी मंदिर निर्माण की। तो यानी पिछले 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो तो वही है, बस आश्वासन बदलता जा रहा है और उसकी अवधि आगे बढ़ती जा रही है। और आइए बात करते हैं कैसे मऊ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में क्या क्या कहा। सबसे पहले तो गौर करने वाली बात यह है कि आज अपनी चुनावी सभा में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की तरफ संकेत दिया कि क्या समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक त्रिशंकु विधानसभा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को न जीतने देने पर ऐसी ही परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में निर्मित होंगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम वायदे भी सामने रखे। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अब ये धीरे धीरे डर लगने लगा है कि त्रिशंकु विधानसभा असलियत हो सकती है उत्तर प्रदेश में। बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप। वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है। हाथों में छड़ी लहराते मोदी के कटप्पा चुनावी रण में है। छठे चरण में मऊ में बड़ा दंगल होना है। वैसे तो जानकार मऊ को रामायण और महाभारत काल से भी जोड़ते हैं और मऊ के नटों का रण तो दुनिया जानती है, लेकिन आजकल मऊ मुख्तार के नाम से जाना जाता है और मुख्तार के मऊ में बीजेपी सेंधमारी करना चाहती है, इसलिए तेवर सख्त हैं, जुबान तल्ख है और मोदी को मुख्तार से लड़ने के लिए अपने कटप्पा याद आ रहे हैं। अब बाहुबली जरा सिनेमा में तो अच्छे लगते हैं, जरा थोड़े समय जरा दम भी दिखता है उनका, लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप। वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है जी, ये छड़ी वाले में वो दम है। ये छड़ी काफी है। ये छड़ी जो है ना, ये कानून का डंडा है, कानून का डंडा है। 11 मार्च को उसकी ताकत दिखाई देगी भाई। 11 मार्च। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत हार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जुमलेबाजी में सारे दलों ने एक दूसरे को पटखनी दी है। कसाब पर रण हुआ तो नमो नाम का मतलब भी पता चला। चढ़ते चढ़ते गुजरात के गधे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति तक चले आए। अखिलेश तो इन गधों को भुला देना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। मऊ में पीएम को गधों की याद आई तो फट से कांडला का भी जिक्र छेड़ दिया और ये बताना भी नहीं भूले कि कांडला की गैस से गोरखपुर तक के घरों के चूल्हे में आग फूंकी जाएगी। अच्छा होता ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिमाग में विकास नाम की कोई चीज होती तो उनको उनकी बात गुजरात के गधों तक नहीं अटक जाती। कंडला से गोरखपुर करीब करीब 2700 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। घरों में भी नलके से जैसे पानी आता है ना, वैसे नलके से गैस आएगा। गुजरात को याद कर। यूपी का चुनावी दंगल अपने आखिरी दौर की ओर बढ़ रहा है। छठे चरण में मऊ में भी वोटिंग होनी है और फिर 7वें चरण में पीएम का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी वोट डालेगा। जनता के मन की तो वही जाने, लेकिन बीजेपी यहां अपना दबदबा कायम करने की पूरी जुगत लगा रही है और इसीलिए उसका रुख आक्रामक है और रण में पीएम मोदी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। किसान के लिए टीम न्यूज़ नेशन। युवान के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकार भर रहे हैं, जीत का भरोसा दे रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि अगर विरोधियों को वोट दिया तो त्रिशंकु विधानसभा मिलेगी विरासत के तौर पर, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी उन पर कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे प्रहार करने का। और जैसे कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपए का जमा किया था, वैसे मोदी को यह चाहिए कि वो भी किसानों का कर्जा माफ करे। मांगे जी का कर लिया, 1200 करोड़ रुपए मांगे जी चाहिए हमारे शिकायत। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे महंगा वाला जो आपने सूट पहना था जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, आपने किसकी नकल कर करके वो सूट बनवाया था, ये हमें बताते जाओ। अभी तक नहीं जानकारी दी। बहुत महंगा सूट पहनवाया, पता नहीं किसकी नकल की। इस कुशीनगर जिले के जो गरीब लोग हैं और किसान लोग हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी गरीब के खाते में केंद्र की सरकार द्वारा 1 रुपया भी जमा किया गया है?
मैं अपने किसान भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी एक किसान का 1 रुपए का भी कर्जा माफ किया गया है? मैं समझती हूँ नहीं। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं। उत्तर प्रदेश के इस सियासी रण में भारतीय जनता पार्टी पिछले तकरीबन 1 महीने से ऐसे आक्रामक अंदाज में अपनी बातों को प्रस्तुत कर रही है कि विरोधियों को उसका जवाब देना पड़ रहा है। और इसमें सबसे आगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और अब सबसे बड़ी उनकी परीक्षा यही है कि जिस पूर्वांचल से चुनकर वो प्रधानमंत्री के आसन पर बैठे हैं, यानी कि एक सांसद के तौर पर वाराणसी से, वहां भी मतदान होना है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने गढ़ को बचा पाएंगे? कितने दूर दूर तक लोग। यूपी में जैसे जैसे चुनावी शोर आगे बढ़ रहा है, सत्ता के सिंहासन की लड़ाई में बीजेपी आक्रामक होती जा रही है। कमल आ गया है। अब नजरें पूर्वांचल की सीटों के समीकरण को साधने पर है। इसी वजह से बीजेपी के तमाम फायरब्रांड नेताओं ने पूर्वांचल में अपनी ताकत झोंक रखी है। ये काम हमने किया। चुनाव का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी गाजीपुर में परिवर्तन रैली कर चुके हैं। कुशीनगर में भी पीएम मोदी जनता से मुखातिब हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए। आज पीएम ने मऊ में चुनावी सभा की, तो इससे पहले 24 फरवरी को पीएम मोदी ने गोंडा में रैली की थी। भाइयों बहनों, हम एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए और ये बीमा ऐसा है कि 100 रुपयों में किसान को सिर्फ 2 रुपया या 1.5 रुपया देना है, बाकी सब सरकार देने वाली है। लेकिन ये समाजवादी सरकार, उसके समाजवाद में किसान नजर नहीं आता है और उसी का परिणाम है भाइयों, वो बीमा नहीं लेते। पिछले 1 हफ्ते से पीएम मोदी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। हम देखते हैं कैसे गुजारा करते। 23 फरवरी को पीएम मोदी ने बस्ती में चुनावी सभा को संबोधित किया था, जहां चुनावी मंच से पीएम ने अखिलेश के गधे वाले बयान पर पलटवार किया था। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपना चुनावी गुणागणित पूर्वांचल पर फोकस कर रखा है। बलिया में अमित शाह ने चुनावी रैली की। हमने तय किया है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में शपथ लेगा, उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश में सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। जानकारों के मुताबिक यूपी के दूसरे इलाकों के मुकाबले पूर्वांचल का सामाजिक समीकरण बीजेपी के लिए मुफीद है, लिहाजा पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। टीम न्यूज नेशन। आईएसआईएस का खतरा अब हिंदुस्तान पर कैसे गहराता जा रहा है, इसकी बानगी है गुजरात में आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध लोगों का पकड़ा जाना। गुजरात एटीएस ने कल राजकोट में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी कई लोग पकड़े जा चुके हैं। क्या आईएसआईएस अपनी गतिविधियों को अब लगातार हिंदुस्तान में तेज कर रहा है? शिकंजे में आए आईएसआईएस के संदिग्ध भाई, क्या हिंदुस्तान को दहलाने की थी साजिश या फिर कोई और ही था निशाना? गुजरात के राजकोट और भावनगर से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी ने देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पकड़े गए दोनों शख्स सगे भाई हैं और दोनों लंबे समय से सोशल साइट्स के जरिए इस्लामिक स्टेट के संपर्क में थे। और जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे सर्च किया तो 2 आदमी, एक वसीम आरिफ भाई रामोड़िया जो राजकोट रैया रोड पे रहता है, और उसका दूसरा भाई है नईम आरिफ भाई रामोड़िया जो भावनगर में रहता है। दोनों के घर सर्च किया है तो काफ़ी मतलब इस तरह के एविडेंस मिले जो आईएसआईएस से जुड़े हुए और उनकी आइडियोलॉजी को वो कवर करते हैं। इनके नाम वसीम रामोदिया और नईम रामोदिया है। दोनों कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में अच्छा खासा दखल होने की वजह से ये सोशल साइट्स पर सक्रिय थे।
इल्जाम है कि यहां से ये गुनाह और आतंक के सबसे बड़े दलदल में दाखिल हो गए। एटीएस ने इनके पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की है, जिनमें देसी बम, गन पाउडर, मास्क, कंप्यूटर और दूसरे सामान भी जब्त किए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर से कई प्रतिबंधित साहित्यिक सामग्री मिली है। एटीएस के मुताबिक दोनों संदिग्ध लोन वुल्फ अटैक की तैयारी में थे, लेकिन किसी हमले को अंजाम दे पाते उससे पहले ही जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए। अपना के लोन वुल्फ अटैक करना चाहते थे और काफ़ी बार उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे और फिर भी वो ट्राई जारी रखी हुई थी उन्होंने। गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्धों को 10 मार्च तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह से इराक और सीरिया की जमीन पर कत्लेआम मचाने वाले आतंकियों की विचारधारा से प्रभावित लोग हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं, उससे बड़े खतरे की आशंका गहराती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको जयपुर में एक बड़ा हादसे के बारे में बताते हैं। जयपुर के जगतपुरा में कॉलेज के हॉस्टल के कैंपस में जोड़े जाने वाले ब्रिज की रेलिंग अचानक गिर गई और रेलिंग पर मौजूद छात्र जमीन पर जा गिरे। हादसे में 35 छात्र जख्मी हुए हैं और 10 की हालत नाजुक बनी हुई है। पल भर में पसर गया मातम, खुशियों को लग गया ग्रहण, हादसे ने मचाया हाहाकार। जयपुर के वीआईटी कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम की खुशियों पर हादसे का ग्रहण लग गया। पल भर में कई छात्रों की जान पर बनाई। जरा आप भी देखिए, छात्रों की भीड़ जुटी है। इस ब्रिज के सहारे वो दूसरी ओर जाने को उतावले हैं कि तभी ये रेलिंग टूट जाती है और छात्र जमीन पर गिर पड़ते हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज में सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा था। कार्यक्रम खत्म हुआ तो छात्र खाने के लिए मेस की ओर बढ़ चले। ये ब्रिज कैंपस और हॉस्टल को आपस में जोड़ती है, लेकिन अचानक ब्रिज की रेलिंग गिर गई और छात्र भी नीचे गिर गए। हादसा होते ही चीख पुकार मच गया। आनन फानन में जख्मी छात्रों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि घायल छात्रों में से 10 की हालत नाजुक बनी हुई है। ब्रिज हादसे के बाद कॉलेज प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रशासन ने मामले को दबाने की भरसक कोशिश की। पुलिस को भी देर से जानकारी दी गई। हालांकि अब तक कॉलेज की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है और अब पुलिस भी जांच में जुटी है। जयपुर से मनीष भट्टाचार्य के साथ टीम न्यूज़ नेशन। राय अब आपको एक ऐसा होटल दिखाते हैं जो दुनिया भर में सिर्फ इसलिए मशहूर है क्योंकि ये पूरे की तरह बर्फ का बना हुआ होटल है। यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और फिर बर्फ के बने इस पूरे होटल में आनंद लेते हैं इस बर्फीले माहौल का। बर्फ का होटल देखा है कभी? क्या आप बर्फ के होटल में ठहरना पसंद करेंगे? अगर आपने ये तमन्ना पाल रखी है तो आपको ले चलते हैं स्वीडन के युकासजेरवी कस्बे में, जो दुनिया भर में आइस होटल के लिए मशहूर है। आपने बहुत से होटल देखे होंगे, पर बर्फ से बने इस होटल को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस होटल की हर दरो दीवार बर्फ की बनी है। आपके सोने के लिए आइस बेड भी तैयार है, तो वहीं बैठने के लिए बर्फ का सोफा भी मौजूद है। यहाँ डेकोरेशन से लेकर करीब करीब हर सामान बर्फ की ही नजर आएगी। इस अनोखे होटल में लग्जरी फीचर्स की सुविधा होने की वजह से ये दुनिया में बहुत ही मशहूर है। फिलहाल यहाँ का तापमान -5 डिग्री है और ये सैलानियों के लिए हॉट स्पॉट बना हुआ है। लेकिन डरिए मत, इस बर्फीली दुनिया में आपको एक खास किस्म की ड्रेस दी जाएगी, जिससे आपको माइनस टेम्परेचर में भी ठंड का एहसास ना हो। तोड़ नदी के किनारे पिछले 27 साल से लगातार यहाँ आइस होटल बनाया जाता है। इस होटल को सर्दियों के मौसम में खास तौर पर दिसंबर से अप्रैल तक खोला जाता है और इसमें लिमिटेड लोगों की ही एंट्री होती है। हाड़ जमा देने वाले तापमान में यहाँ ठहरने और इसे निहारने के लिए करीबन 50,000 पर्यटक आते हैं। इस होटल में सैलानियों के ज्यादा आने जाने को ध्यान में रखकर 65 कमरे बनाए गए हैं, जिनका इंटीरियर 11 देशों के 42 डिजाइनरों ने तैयार किया है। बताया जाता है कि इस होटल को बनाने में 4000 टन बर्फ का इस्तेमाल होता है। देखने में ये होटल ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन -5 डिग्री तापमान में रोमांच के लिए ये बहुत ही शानदार स्पॉट है। इस होटल में सैलानियों को एंटरटेन करने के लिए एक मूवी हॉल भी बनाया गया है। ये अरेंजमेंट खास तौर पर प्रेमी जोड़ों के लिए किया गया है। इसकी बनावट से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये होटल कैसे बनता है।
दुनिया के करीब 100 आर्टिस्ट इसे बनाते हैं। यही वजह है कि यहाँ कई देशों की कला संस्कृति की झलक नजर आती है। अप्रैल महीने के अंत तक ये होटल पिघल जाएगा और इसका पानी वापस तोड़ नदी में चला जाता है। टीम न्यूज़ नेशन।